चलें, हम कौन सा पेपर करने लगे हैं? वी आर गोइंग टू सॉल्व द पेपर मई जून 2024। 45 मिनट्स का पेपर है, 5 तारीख को आपका पेपर है, विच मीन्स इट्स ऑन फ्राइडे। फ्राइडे को ही है ना? एंड लेट्स स्टार्ट, वी विल बी सॉल्विंग। मैंने आप लोग को पहले भी बताया है कि आपको सॉल्व किस तरीके से करना है पेपर्स को, सही है? यू नीड टू राइट डाउन 1 से लेके 30 तक एंड देन सॉल्व ऑल द एमसीक्यूज। ओके, why will scarcity always exist? Now I would want you to read all the options, सही है, and then we can discuss the answers। सही है? बहुत आसान है, सही है। स्कार्सिटी का ताल्लुक किससे होता है? नीड्स एंड वांट्स से होता है। तो हाई लेवल ऑफ कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन, नो। लो लेवल ऑफ एजुकेशन, नो। अनलिमिटेड रिसोर्सेज, नाउ दिस इज कंफ्यूजिंग। भाई लिमिटेड रिसोर्सेज होते हैं, सही है, एंड अनलिमिटेड वांट्स। सो अनलिमिटेड वांट्स इज करेक्ट एंड दिस इज इनकरेक्ट। आगे बढ़ते हैं। A student decides to take up 2 years apprenticeship for which she will earn 10,000 per year. After that, she expects to earn 25,000 per year. She would take an unskilled job which pays 16,000 per year instead of an apprenticeship. What is the opportunity cost of 2 years completing apprenticeship? तो भाई अगर वो आर्टिकलशिप अप्रेंटिसशिप कहीं पे जॉब करती है तो वो कितना अर्न करेगी भाई? सबसे पहले तो आप ये देखेंगे 10,000 अर्न करेगी, सही। उसके बाद वो 25,000 अर्न करेगी, उसके बाद की अपने को कहानी नहीं जाननी है, सही। अगर वो अप्रेंटिसशिप नहीं करती, सही है, तो वो आज कितना कमा सकती है? वो कमा सकती है 16,000। अब सवाल ये पैदा होता है कि अपॉर्चुनिटी कॉस्ट कितनी है? तो अगर वो अप्रेंटिसशिप नहीं लेती या वो अप्रेंटिसशिप लेती है तो वो 16,000 नहीं कमा पाएगी, बदले में 10,000 कमा पाएगी। तो $6,000 इज माई अपॉर्चुनिटी कॉस्ट। लेकिन क्योंकि 2 साल है तो मैं इसको मल्टीप्लाई बाय 2 कर दूंगा और मेरे पास आंसर आ जाएगा 12,000, विच इज बी। सही है। तो अमूमन होता यह है कि बच्चे को कैलकुलेट करने में थोड़ा सा इशू होता है और यही उसके मार्क्स कट जाते हैं। यू नीड टू रीड ऑल द पॉइंट्स केयरफुली। द डायग्राम शोज अ प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व। सही है। एक तरफ आपको बताया जा रहा है कैपिटल गुड्स, एक तरफ आपको बताया जा रहा है कंज्यूमर गुड्स, सही है। विच करंट कॉम्बिनेशन ऑफ कैपिटल एंड कंज्यूमर गुड्स would produce the greatest number of consumer goods in the future? सही है। अब कौन सा कॉम्बिनेशन will provide more consumer goods in the future? तो इसका रूल क्या होता है? इसका रूल ये होता है कि जिस पॉइंट पे सबसे ज्यादा कैपिटल गुड्स बनेंगे आज, फ्यूचर में उतने ही ज्यादा कंज्यूमर गुड्स बनेंगी कल। तो जितनी ज्यादा मैं मशीन्स प्रोड्यूस करूंगा आज, उतनी ज्यादा कंज्यूमर गुड्स प्रोड्यूस होंगे कल। सो लेट्स लुक एट द ऑप्शंस। सही है। हमारे पास ऑप्शंस क्या हैं? कैपिटल गुड्स ओ एंड क्यू, नो, दिस इज इनकरेक्ट। पी एंड ओ, यानी पी से लेके ओ तक, सो हम इतने ज्यादा कंज्यूमर गुड्स बनाएंगे। तो दिस इज इतने ज्यादा हम कैपिटल गुड्स बनाएंगे। वेल दिस इज सपोजिटली द करेक्ट आंसर। सही है। क्यों? क्योंकि हम सबसे ज्यादा कंज्यूम कैपिटल गुड्स कहां पे बना रहे हैं? एट पॉइंट पी। एंड इफ यू आर मेकिंग एट पॉइंट पी, व्हाट डज दैट मीन? इट मीन्स कि भाई हमारे पास फ्यूचर में ज्यादा कंज्यूमर गुड्स बनेंगे, बिकॉज यहां पे लिखा हुआ है पी। सही है। एंड ओ से मुराद क्या है? यानी इट्स द डिस्टेंस पी एंड ओ। सही है। ओ एंड क्यू का मतलब क्या था? ओ एंड क्यू। आर और एस का मतलब क्या है? बेसिकली आर एंड एस। सही है। तो बेसिकली बेसिकली ये बोल रहा है कि भाई पी कैपिटल गुड्स है, ओ कंज्यूमर गुड्स है। तो इस तरीके से। सही है। ये अगर मैं आपको वापसी एक और बार समझा दूं ताकि ये चीज क्लियर हो जाए। सही है।
एक और तरीका, सी को अगर मैं देखता हूं तो सी का मतलब क्या है? आर एन एस, मतलब आर कैपिटल गुड एंड एस कंज्यूमर गुड। तो इस तरीके से भी आप समझ सकते हैं। यू एन वी का मतलब क्या है? यू कैपिटल गुड्स, वी कंज्यूमर गुड्स। और पी और ओ का मतलब क्या है? पी और ओ का मतलब है पी कैपिटल गुड्स एंड ओ कंज्यूमर गुड्स। सही। तो दिस इज हाउ वी विल बी डीलिंग विद दिस एमसीक्यू। जितना ज्यादा कैपिटल गुड होगा आज, फ्यूचर में उतना ज्यादा कंज्यूमर गुड बनेगा। व्हाट इज नॉट अ मैक्रो इकोनॉमिक टॉपिक? ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट is a macroeconomic topic. Consumer price index, inflation is macroeconomics. Unemployment is macroeconomics. Total output is macroeconomics. लेकिन कार इंडस्ट्री एक इंडस्ट्री को स्पेसिफाई कर लिया, अब ये बन गया माइक्रो का टॉपिक। हेंस हमारा डी सही जवाब है। What is likely to cause an extension in the demand of a firm's fruit drink? अब एक्सटेंशन का मतलब क्या होता है? एक्सटेंशन कॉन्ट्रैक्शन आप लोगों को क्लास में भी पढ़ाया गया है। ये मैंने डॉलर लिखा, यहाँ पे मैंने क्वांटिटी लिखी, ये मेरा डिमांड कर्व आ गया। पहले मैं पॉइंट एक्स पे था, अब मैं पॉइंट वाई पे आ गया। तो पहले मेरी क्वांटिटी डिमांडेड थी 100 यूनिट्स, अब मेरी क्वांटिटी डिमांडेड है 150। सो दिस इज एन एक्सटेंशन। और एक्सटेंशन कब होती है? जब भी प्राइस चेंज होती है। और इस केस में प्राइस क्या हो रही है? प्राइस हो रही है कम। सो लेट्स लुक एट एन ऑप्शन दैट सेज प्राइस कम हो रही है। अ पीरियड ऑफ हॉट वेदर, प्राइस तो कम नहीं हो रही। रिडक्शन इन कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन, प्राइस तो कम नहीं हो रही। राइवल्स लीविंग द मार्केट, प्राइस तो कम नहीं हो रही। सक्सेसफुल एडवर्टाइजमेंट कैंपेन, प्राइस तो कम नहीं हो रही। तो सर आपने तो जो बोला उस हिसाब से तो प्राइस कम नहीं हो रही। तो अब इसका जवाब क्या है? हमेशा याद रखो, सही है, अगर अमूमन अमूमन वो प्राइस का ऑप्शन देता है ऐसे क्वेश्चंस पे, लेकिन अगर वो नहीं दे रहा तो आपको पता है कि प्राइस चेंज हुई है, डिमांड शिफ्ट नहीं हुआ है। तो अगर डिमांड शिफ्ट नहीं हुआ है और प्राइस चेंज हुई है तो कौन शिफ्ट हुआ है? सप्लाई शिफ्ट हुआ है। नाउ यू नीड टू लुक एट एन ऑप्शन जिसमें सप्लाई शिफ्ट हुआ है और सप्लाई ने प्राइसेस को कम किया है। सो लेट्स लुक एट पीरियड ऑफ हॉट वेदर। अगर हॉट वेदर होगा तो फ्रूट ड्रिंक्स की डिमांड बढ़ जाएगी। नाउ दिस इज इनकरेक्ट। अ रिडक्शन इन द कॉस्ट ऑफ प्रोड्यूसिंग मिल्क, इससे सप्लाई आपकी बढ़ जाएगी क्योंकि कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन कम हो गई है। जब कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन कम हो जाएगी जिसकी वजह से क्या होगा? प्रॉफिट्स बढ़ जाएंगे, सप्लाई बढ़ जाएगी। और अगर आप सप्लाई बढ़ा के किसी भी कर्व का देख लें, मैं यहाँ पे बढ़ा भी देता हूं, ये डिमांड हो गई। मैं ज्यादा जूम इन कर देता हूं ताकि आपको समझ में आए। ये सप्लाई हो गई 10, 100, ये हो गई S1 150, और ये हो गई 8। समझाने के लिए इक्विलिब्रियम पॉइंट्स को मेंशन कर देता हूं। ये हो गया X और ये हो गया Y। अब इस ग्राफ को आप ऑब्जर्व करें और जो मैंने पहले ग्राफ बनाया था उसको आप ऑब्जर्व करें। ये क्या ये दोनों ग्राफ सेम नहीं है? डिमांड के हवाले से दे द सेम थिंग, सही है। तो मूवमेंट कब आती है? डिमांड में। जब सप्लाई शिफ्ट होता है उसकी वजह से प्राइसेस चेंज होती हैं और डिमांड पे मूवमेंट आती है। सो देयरफॉर बी इज सपोजिटली द राइट आंसर। मूविंग ऑन। अब ये वाले एमसीक्यूज आ गए हैं जिसमें बहुत ज्यादा हमें पढ़ना पड़ेगा, बहुत ज्यादा पढ़ना हमारे लिए ख्वारी होती है। बहरहाल पढ़ लेते हैं। Supermarket sells petrol outside their stores. They reduce the price of petrol below other suppliers to attract more customers to buy goods. तो अमेरिका में ये होता है कि वहां पे वो प्राइसेस कम रखते हैं ताकि वहां पे पेट्रोल भराने के लिए लोग आए और फिर सुपरमार्केट भी चले जाएं। In the store when they buy more petrol. If this were successful, how might this be shown in the demand and supply diagram? Demand and supply for petrol. अब अगर आप प्राइस कम करोगे, सही है, प्राइस कम कर रहे हो,
बहुत इंपॉर्टेंट है। तो अब मेरा आप लोगों से सिर्फ छोटा सा सवाल है, प्राइस कम होने की वजह से क्या शिफ्ट होता है? क्या डिमांड शिफ्ट होगी? नहीं। सही है। लेकिन लेकिन सप्लाई जरूर बढ़ जाएगी। सही है। अच्छा, अब इसको थोड़ी सी देर के लिए इग्नोर करते हैं। सही है। पहले मैं आपको ये वाला एस्पेक्ट समझा देता हूँ, डिमांड एंड सप्लाई फॉर द गुड्स स्टोर्स गुड। स्टोर के गुड्स को क्या होगा? दे विल कम इन टू बाय मोर पेट्रोल, and as a result they are going to buy more store goods. The demand for store goods is going to increase. तो अब देखें डिमांड कहाँ पे है? Demand will increase, demand will shift to the right. So this is the only option that is correct. Hence, not even requiring to go over here, I can get to the right answer. यहां तक बात समझ में आ गई? अब पेट्रोल की सप्लाई क्यों बढ़ जाएगी? सही है। क्योंकि दिस इज बेसिकली, अगर मैं पेट्रोल की बात करूं, वैसे दिस does not make a lot of sense, because this is the right answer, we need to go with this answer as well. क्योंकि लॉजिकल एक्सप्लेनेशन कुछ दिख नहीं रही है कि सप्लाई ऑफ पेट्रोल क्यों बढ़ेगी। हम सप्लाई प्रोड्यूस तो नहीं कर रहे। सही है। लेकिन लेकिन इन ऑर्डर टू अट्रैक्ट, सॉरी, इन ऑर्डर टू, बिकॉज ऑफ हाई डिमांड, सही है, डिमांड क्योंकि बढ़ गई है, हमें सप्लाई बढ़ानी पड़ेगी। दैट इज द ओनली लॉजिकल आर्ग्यूमेंट। लेकिन ऐसे क्वेश्चंस पे आप ये भी कर सकते हो कि अगर आप लॉजिकली अनक्लियर हो, आप सिर्फ दूसरी साइड को देखें, दूसरे साइड पे अमूमन ऑप्शन ही एक सही हो रहा होगा। तो विदाउट इवन कंसिडरिंग द सेकंड पॉइंट, यानी यहाँ पे ये वाला जो सप्लाई कर्व का है, विदाउट इवन कंसिडरिंग दिस वी कैन कम टू द कंक्लूजन कि डी इज करेक्ट। सही है। आगे बढ़ते हैं। Which statement describes that a market is in disequilibrium? अब disequilibrium या तो आपके पास shortage होगा या surplus होगा। Now you need to look at all the options. Excess demand। अब excess demand का मतलब क्या है? डिमांड ज्यादा है, डिमांड ज्यादा है तो शॉर्टेज हो गई। सही है। Results from a government maximum price below the equilibrium। सही है। This is a disequilibrium। मैक्सिमम प्राइस आपके पास जब भी होगी, जब भी होगी, दिस विल क्रिएट अ डिसइक्विलिब्रियम। अगर आपको यकीन नहीं आता तो मैं कहीं पे जगह देखता हूं। चले, ये रही जगह, छोटी सी ही है, लेकिन मैं यहाँ पे ग्राफ बना देता हूँ। ये डिमांड हो गया, सप्लाई, ये इक्विलिब्रियम प्राइस हो गई। अब वो बोल रहा है कि मैक्सिमम प्राइस आपने लगा दी, पी मैक्स। This is my quantity supplied, this is my quantity demanded. The demand is greater, hence this is excess demand, and therefore it's a shortage. अब अगर आप गौर से देखें तो वो यहाँ पे यही बोल रहा है कि भाई आपने मैक्सिमम प्राइस लगाई है बिलो द इक्विलिब्रियम प्राइस। आगे, in response to an increase in the price from 5 to 6 per kg, the farmer increased the supply from 400 to 500 per week. What is the price elasticity of supply? अब फॉर्मूला क्या है? परसेंटेज चेंज इन क्वांटिटी सप्लाइड डिवाइडेड बाय परसेंटेज चेंज इन प्राइस। हमेशा याद रखें, द क्वीन ऑलवेज कम्स ऑन द टॉप। सही है। अब परसेंटेज चेंज इन क्वांटिटी सप्लाइड सबसे पहले निकाल लेते हैं। तो 400, ये रहा 400 माइनस न्यू माइनस ओल्ड अपॉन ओल्ड मल्टीप्लाई बाय 100। तो हमारा आंसर क्या आएगा? अगर मैं कैलकुलेट, यूज योर कैलकुलेटर्स, मेरे हिसाब से आना चाहिए 25%। सही। और प्राइस, अगेन न्यू माइनस ओल्ड, 6 - 5 डिवाइडेड बाय 5 मल्टीप्लाई बाय 100। तो इसका आंसर आएगा 20%। इन दोनों को अगर मैं डिवाइड करूं, 25 डिवाइडेड बाय 20,
I would get 1.2. सही है. So C is the right answer. आप लोगों को बेसिक कैलकुलेशन भी आनी चाहिए. ओके. 1.2 है. आप लोग कैलकुलेटर यूज करें. मेरे ख्याल से 25 डिवाइड बाय 20 इज नॉट 1.2. एक मिनट में अभी कैलकुलेटर ओपन कर लूं. मुझे शक तो था, लेकिन आप लोग जरा चैट पे भी तो जवाब दे दो. आप लोग तो ऐसे बैठे हुए हो सुन सन्नाटे हो के. हाँ, 1.25 है. ओके. क्योंकि मैं मेंटली मैथ्स कर रहा था, इस वजह से मैंने गलत आंसर सेलेक्ट किया. द आंसर इज 25. 1.25. सही. ऑलराइट, मूविंग ऑन. व्हाट मेजर is most likely to cause a fall in both price and quantity traded. Okay, okay. अब ये देखें. ऐसे क्वेश्चंस को हम यूं अगर सॉल्व करें ना तो बहुत जबरदस्त हो जाएगा. डॉलर, क्वांटिटी, डिमांड, सप्लाई, पी, क्यू. अब अगर मैं सप्लाई को आउटवर्ड शिफ्ट करता हूं तो मेरी प्राइस तो फॉल हो जाएगी, लेकिन मेरी क्वांटिटी ट्रेडेड तो बढ़ रही है, तो सप्लाई को मैं बढ़ा नहीं सकता. तो मैं डिमांड को कम कर देता हूं. अब अगर मैं डिमांड कम कर रहा हूं तो मेरी प्राइस भी कम हो रही है और मेरी क्वांटिटी ट्रेडेड भी कम हो रही है. क्वांटिटी ट्रेडेड मतलब इक्विलिब्रियम. अब ऑप्शंस देखते हैं. डायरेक्ट टैक्स नहीं हो सकता क्योंकि ये सप्लाई शिफ्ट कर रहा है. सब्सिडी नहीं हो सकता क्योंकि ये भी सप्लाई शिफ्ट कर रहा है. अब हमने ये एहसास किया कि आंसर या तो बी है या तो सी है. इसके लिए अब हमें मैक्सिमम और मिनिमम प्राइस बनानी पड़ेगी. ओके. डिमांड, सप्लाई. सबसे पहले ये रहा मिनिमम प्राइस और ब्लैक से मैंने बना लिया मैक्सिमम प्राइस. सवाल, प्राइस किस में फॉल हो रही है? प्राइस फॉल ही मैक्सिमम में हो रही है. देयरफॉर मैक्सिमम प्राइस इज द राइट आंसर. अच्छा, अब अगर मैं बात करूं कि क्वांटिटी ट्रेडेड का क्या सीन है. क्वांटिटी ट्रेडेड का, तो क्वांटिटी ट्रेडेड का सीन ये है कि ये मेरे पास मैक्सिमम प्राइस आ गई, ये मेरे पास क्वांटिटी सप्लाइड आ गई, क्वांटिटी डिमांडेड आ गई. सप्लाई 100 यूनिट है, डिमांड 150 है, 150. तो भाई मैं ट्रेड कितना करूंगा? मार्केट में सेलिंग कितनी होगी? मार्केट में सेलिंग सिर्फ 100 यूनिट्स की होगी. क्यों? ऐसा क्यों है? क्योंकि भाई कस्टमर अगर 150 आ गया है, लेकिन कस्टमर 150 आने का कोई तुक ही नहीं है. सप्लाई ही 100 यूनिट है, तो आप 100 से ज्यादा तो बेच ही नहीं सकते. देयरफॉर बी इज द राइट आंसर. सही. Moving on. The diagram shows the wage rate of cleaners and nurses. अब क्लीनर का इक्विलिब्रियम WC है, नर्सेस का इक्विलिब्रियम WN है. सही है. बेसिकली ये मिनिमम प्राइस है. सही है. What will be the result of a minimum wage if OM is introduced? अच्छा, अब ये देखें. OM ये रहा और ये रहा. हमेशा याद रखें, मिनिमम प्राइस इज ऑलवेज इम्पोज्ड अबव द इक्विलिब्रियम. तो अगर आप इक्विलिब्रियम के ऊपर लगाएंगे तो इट विल क्रिएट अ सरप्लस. सही है. सरप्लस क्रिएट होगा. और अगर इक्विलिब्रियम से नीचे क्रिएट करेंगे तो शॉर्टेज क्रिएट होगा, लेकिन वो इनअफेक्टिव होगा और वेजेस ऑटोमेटिकली बढ़ के इक्विलिब्रियम पे पहुंच जाएगी. तो नर्सेस की इक्विलिब्रियम वेज रेट वापसी इक्विलिब्रियम पे आ जाएगी और क्लीनर्स की वेज बढ़ जाएगी. तो अब यहां पे हम देख लेते हैं ऑप्शंस क्या है. क्लीनर की वेज बढ़ गई, दे विल राइज, दे विल राइज. एंड वेज रेट ऑफ नर्सेस को क्या होगा? दे विल नॉट चेंज.
पहले भी वो इक्विलिब्रियम पे थे, आज भी वो इक्विलिब्रियम पे ही है। सही है। तो ये बेसिकली, अगर हम इस पेपर को देखें, तो इस पेपर में मैक्सिमम और मिनिमम प्राइस की टेस्टिंग बहुत ज्यादा हुई है। अगर आप लोग मैक्सिमम और मिनिमम प्राइस में अगर आप नहीं कर पा रहे हो सही, you need to revise the concept. Maximum and minimum price are very efficient, यानी बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक्स भी हैं आप लोगों के पेपर के हवाले से। सीधे सीधे 3 MCQs हैं। ये देखें, ये पहला 7वां, फिर आपके पास 8 एंड सॉरी 9th एंड 10th। सही है। तो इसको आप अपने तौर पे रिवाइज करें। व्हाट वुड कॉज अ डिक्रीज इन स्पेंडिंग बाय हाउस होल्ड इन अ कंट्री? स्पेंडिंग क्यों डिक्रीज होगी? ऑप्शंस देख लेते हैं। रिडक्शन इन डिस्पोजेबल इनकम, क्या ये आंसर है? ऑब्वियसली, अगर मेरा डिस्पोजेबल इनकम कम हो गई तो मैं कहां से खर्च करूंगा? स्पेंडिंग डिक्रीज हो जाएगी। विदाउट एनी क्वेश्चंस मेरे पास 11 का ए आंसर हो गया। लेकिन हम अच्छे बच्चों की तरह दूसरे भी पढ़ेंगे। रिडक्शन इन द सेल्स टैक्स, सेल्स टैक्स कम, चीजें सस्ती, खर्च ज्यादा नहीं होगा। लोअर इंटरेस्ट रेट, बैंक में पैसा नहीं रखेंगे, खर्च करेंगे, उड़ा देंगे। लोअर सेविंग्स, अगर मैं सेव कम कर रहा हूं मतलब मैं उड़ा ज्यादा रहा हूं, तो ये भी नहीं हो सकता। सही है? हमेशा देखिए, मैं यहाँ पे जो कर रहा हूं मैं आपको बता देता हूँ एक ऑप्शन के, यार ये सही है। मैं कभी कभी उनके बी सीज और डी पे जाता ही नहीं। वी नीड टू कवर अप दिस कॉन्सेप्ट। लेकिन जब आप करेंगे, you need to focus on B, C's and D's as well. What is the combination? Which combination shows advantages of small firms over large firms? Better communication. Yes. छोटी है, कम्युनिकेट करना आसान है, तो ऑटोमेटिकली सी और डी आंसर हो गया। अच्छा, दूसरी चीज आपको नहीं आया समझ में, ऑप्शन कोई भी समझ में नहीं आया, आप तुक्का मारोगे तो 25% चांसेस है कि आप सही हो गए। लेकिन अगर आप एक एलिमिनेट कर दो, ये देखें, 3 ऑप्शंस यस है, इसका मतलब यस ही सही है। तो अब आपको तुक्का मारना है कितने में से? 3 में से। अब आपके सही होने के चांसेस कितने हो गए? 33। क्योंकि कभी कभी आपको तुक्का मारने की भी जरूरत पेश आ सकती है, तो आप इस तरीके से फिर तुक्का मारेंगे। तो अब मुझे पता चल गया कि मेरा आंसर सी या डी में सही है। एवरेज कॉस्ट, लोअर, क्या स्मॉल फर्म की एवरेज कॉस्ट कम होना एडवांटेज है? द आंसर इज यस। Wait a second. Which combination shows the advantage of small firms over large firm? Better communication, yes. Greater independence, ग्रेटर इंडिपेंडेंस मतलब वो बगैर पूछे किसी से भी काम कर सकते हैं, यस। एंड लोअर एवरेज कॉस्ट, अब लोअर एवरेज कॉस्ट आपके पास कम होगी, यस। लेकिन मार्किंग स्कीम में इसका आंसर है सी, विच सेज नो, लोअर एवरेज कॉस्ट नहीं होनी चाहिए। हाँ, इकोनॉमीज ऑफ स्केल का तो कॉन्सेप्ट है, ये मुझे पता है, इकोनॉमीज ऑफ स्केल का कॉन्सेप्ट है। लेकिन लेकिन ये तो हमें पता है कि आपकी क्वांटिटी आउटपुट कम होगा, सही है, तो आपकी कॉस्ट कम होगी। अब लार्ज फर्म है तो वो ज्यादा यूनिट्स बनाएगी तो उसकी कॉस्ट कम होगी। और स्मॉल फर्म
कम यूनिट्स बनाएगी तो उसकी एवरेज कॉस्ट ज्यादा होगी। लेकिन क्वेश्चन क्या बोल रहा है? क्वेश्चन बोल रहा है विच कॉम्बिनेशन शोज द एडवांटेजेस ऑफ अ स्मॉल फर्म ओवर अ लार्ज फर्म। अब जो मैं इस क्वेश्चन से समझा हूं, क्या क्या चीजें एडवांटेजेस होंगी स्मॉल फर्म में? कम्युनिकेशन, यस, बेटर होगी, छोटा स्ट्रक्चर होगा, आसानी से कम्युनिकेट होगा। ग्रेटर इंडिपेंडेंस, बिल्कुल, छोटी फर्म होगी, ओनर डायरेक्ट फैसले लेगा, किसी से पूछने की जरूरत नहीं। लोअर कॉस्ट स्मॉल फर्म्स में नहीं होती, तो इस वजह से नो लिखा हुआ है। लेकिन इस क्वेश्चन को रीफ्रेस करना था, सही है। rather than saying which shows an advantage of a small firms, आपको ये लिखना था what will be there in a small firm। स्मॉल फर्म में क्या होगा, ये आपको लिखना था। आपने जैसे ही लिखा कि what shows advantages in a small firm, तो by having a lower cost is an advantage, not having a lower cost is a disadvantage। तो मेरा ख्याल है कि ये क्वेश्चन गलत फ्रेज हुआ है। आपको फ्रेज करना चाहिए था विच कॉम्बिनेशंस आर देयर in a small firm compared to a large firm, rather than writing advantages। तो आपका सी बिल्कुल सही होता, और मार्किंग स्कीम में भी सी ही है। तो we'll just go with that aspect and then we'll move on। What is variable cost for a firm? तो आप देख लेते हैं, बिल्कुल सिंपल, रॉ मटेरियल की कॉस्ट। बचपन से लेके आज तक पढ़ते हुए आए, रॉ मटेरियल की कॉस्ट इज अ वेरिएबल कॉस्ट। इंटरेस्ट इज अ फिक्स्ड कॉस्ट, रेंट इज अ फिक्स्ड कॉस्ट, इंश्योरेंस इज अ फिक्स्ड कॉस्ट। मतलब कुछ भी हो जाए, आपने कॉस्ट पे करनी ही करनी है। द टेबल शोज द डेली एवरेज रेवेन्यू। एवरेज रेवेन्यू लास्ट क्लास में हमने देखा था क्या है, प्राइस होती है। एंड यूनिट्स सोल्ड फॉर अ फर्म प्रोड्यूसिंग बाइसिकल्स ओवर अ पीरियड ऑफ 5 days। ऑप्शंस देखते हैं। व्हाट कैन बी कंक्लूडेड फ्रॉम दिस टेबल? कंक्लूडेड का मतलब इसमें से सच्चाई क्या है। अब ये देखें, वो टोटल रेवेन्यू पूछ रहा है, टोटल रेवेन्यू, सही। टोटल रेवेन्यू निकाल देते हैं, इन दोनों को मल्टीप्लाई करके, ये हो गया 400। अच्छा भाई, मल्टीप्लाई करके मुझे बताएं। आप लोग मेरी हेल्प कर रहे हैं, आई डोंट हैव अ कैलकुलेटर एट दिस मोमेंट। तो 160 इंटू 4 इज 160 इंटू 4 इज 640। आगे बताएं। 120 इंटू 8, 800 एंड 960। अगला बताएं। 960 बिल्कुल सही। अगला बताएं। 80 इंटू 14, 800 और 320, 1000 समथिंग होना चाहिए, 1120। और फाइनल 40 इंटू 400 और 240, 640, 640, सही। ओके, परफेक्ट। तो अब ये मैंने टोटल रेवेन्यू निकाल लिया। अब टोटल रेवेन्यू निकाल लिया तो पहले इट इज इंक्रीजिंग ऑल द वे टिल हेयर, एंड देन इट इज डिक्रीजिंग, सही। द फर्म्स हाईएस्ट टोटल रेवेन्यू इज एट 2 units। नो, इट्स नॉट एट 2 units, नहीं हो सकता 2 units पे। हाईएस्ट रेवेन्यू इज एट 14 units सोल्ड। 14 units सोल्ड पे हाईएस्ट रेवेन्यू, यस, दिस इज द राइट आंसर। हमने सच्ची बात आइडेंटिफाई कर ली है, एंड देयरफॉर आवर आंसर इज बी, व्हिच इज करेक्ट, सही। आगे बढ़ते हैं। What function of money acts as a measure of value? सही। मेजर ऑफ वैल्यू मतलब वो अंदाजा होता है कि कौन सी चीज महंगी है, कौन सी चीज सस्ती है, सही। लेट्स मूव ऑन। मीडियम ऑफ एक्सचेंज, नहीं, इसका मतलब क्या है, बाइंग एंड सेलिंग। स्टैंडर्ड ऑफ डेफर्ड पेमेंट, नहीं, मतलब लोन देना। स्टोर ऑफ वेल्थ मतलब सेविंग्स करना। यूनिट ऑफ अकाउंट, यस, इससे आप मेजर करते हो कौन सा प्रोडक्ट ज्यादा एक्सपेंसिव है, कौन सा प्रोडक्ट चीप है। व्हाट आर द फीचर्स ऑफ अ हाईली कंपेटिटिव मार्केट when compared to a monopoly market? Highly competitive मतलब perfect,
कंपटीशन। अच्छा, हाईली कंपेटिटिव मार्केट में प्राइसेस हमेशा लो होंगी ही, और प्रॉफिट्स हमेशा लो होंगे। प्राइस भी लो, प्रॉफिट्स भी लो। तो आपके पास 16 का आंसर ऑटोमेटिकली क्या हो गया भाई? डी हो गया। आगे बढ़ते हैं। What is not a role of the government in a mixed economy? अब आप देखें 17th पे, लास्ट हमने जो एमसीक्यू का पेपर किया था उसमें भी हमारे पास 17th से ही मैक्रो इकोनॉमिक्स शुरू हुआ था, और अभी भी 17th से ही शुरू हुआ है। What is not a role of a central government in a mixed economy? अच्छा, प्रोवाइडिंग डीमेरिट गुड्स। ऑब्वियसली सेंट्रल गवर्नमेंट कभी भी डीमेरिट गुड्स नहीं प्रोवाइड करेगी, सही है। प्रोवाइडिंग मेरिट गुड्स गवर्नमेंट प्रोवाइड करेगी, पब्लिक गुड्स प्रोवाइड करेगी, स्टेबलाइजिंग द इकोनॉमी, यस। 18, द गवर्नमेंट विशेस टू प्रिवेंट डिफ्लेशन। तो डिफ्लेशन को प्रिवेंट करने के लिए हम एग्रीगेट डिमांड को या तो बढ़ा देंगे या एग्रीगेट सप्लाई को हम कम कर देंगे। विच पॉलिसीज वुड बी मोस्ट इफेक्टिव इन अचीविंग द सेम? अब ये इंटरेस्ट रेट है और ये गवर्नमेंट स्पेंडिंग है। सो इंटरेस्ट रेट इज मॉनेटरी पॉलिसी एंड दिस इज फिस्कल पॉलिसी। तो दोनों डिमांड साइड पॉलिसीज हैं, हमें एग्रीगेट डिमांड बढ़ानी है। तो गवर्नमेंट स्पेंडिंग विल इंक्रीज, इंटरेस्ट रेट्स विल डिक्रीज। इंटरेस्ट रेट कम होगा, हम ज्यादा स्पेंड करेंगे, सही है, एग्रीगेट डिमांड बढ़ेगी। तो द राइट आंसर इज सी। मूविंग ऑन, 19। ओके, अब ये देखें, ये एक अच्छा एमसीक्यू है। Tax is introduced on a product, supply invert shift behavior S1 से S2, this means कि it's an indirect tax. सही। अब which area represents the amount of tax paid by the customers? Customer ने कितना tax pay किया? सही। हमेशा याद रखें, अब मैं आप लोगों को कुछ चीजें समझा रहा हूं। वर्टिकल डिस्टेंस बिटवीन S and S1 या S2 and S1 is my tax। तो अगर आप ये देखें, E से लेके G तक मेरा क्या है? टैक्स है। पहली चीज तो आपने ये समझनी है, सही है। दूसरी चीज, इक्विलिब्रियम बिलोंग्स टू द कस्टमर। तो ये जो पूरा हिस्सा है ये कस्टमर का है। तो बेसिकली अगर मैं इसको हाईलाइट कर देता हूं, दिस इज व्हाट द कस्टमर इज पेइंग। अब इसके कोने पे आप देखें P2, P1, E और F। दिस इज माय आंसर, P2, P1, E और F, सही है। जो नीचे वाला हिस्सा है जिसको हम रेड से शेड कर देते हैं, दिस इज माय टैक्स पेड बाय द प्रोड्यूसर। और अगर मैं इस पूरे डब्बे की बात करूं, इस पूरे डब्बे की, सही है, वापसी इस पूरे डब्बे की, तो ये पूरा डब्बा इज द टैक्स पेड बाय द गवर्नमेंट। आगे भी बात समझ में? सॉरी, टैक्स रिसीव्ड बाय द गवर्नमेंट, सही है। आगे बढ़ते हैं। विच स्टेटमेंट अबाउट सप्लाई साइड पॉलिसी इज करेक्ट? इट एम्स टू इंक्रीज प्रोडक्टिव पोटेंशियल इन द इकोनॉमी। प्रोडक्टिव कैपेसिटी बढ़ाती है, यस। तो 20 का ए सही लग रहा है, लेकिन अमूमन हम सारे ऑप्शंस पढ़ लेते हैं। इट एम्स टू इंक्रीज टोटल डिमांड, गलत। सप्लाई साइड पॉलिसी का डिमांड से क्या ताल्लुक? इट इन्वॉल्व्स चेंजेस इन द इक्विलिब्रियम इन द फॉरेन एक्सचेंज रेट। अबे भाई क्या हो गया, जो मुंह में आएगा वो बोलेंगे क्या? इट इन्वॉल्व्स चेंजेस इन द रेट ऑफ इंटरेस्ट। अब रेट ऑफ इंटरेस्ट गलत है क्योंकि ये एग्रीगेट डिमांड को अफेक्ट करता है, सही। देयरफॉर ए इज द राइट आंसर। Which change is most likely to cause a faster economic growth in the short run? इकोनॉमिक ग्रोथ शॉर्ट रन में हो तो मेरा ख्याल है एग्रीगेट डिमांड को बढ़ाएंगे तो ही इकोनॉमिक ग्रोथ शॉर्ट रन में होगी। इंक्रीज इन नेट इमिग्रेशन। अब ये देखें, ये ई वाला है। ई वाले का मतलब है लोग एग्जिट कर जाएंगे, लेबर कम हो जाएगी, तो आपके मुल्क में कैसे इकोनॉमिक ग्रोथ होगी? इंक्रीज इन बर्थ रेट, दिस विल लीड टू इकोनॉमिक ग्रोथ इन द फ्यूचर, बट इन द शॉर्ट रन तो नहीं है। इंक्रीज इन डेथ रेट,
ये भी नहीं है भाई, लोग मर जाएंगे, फायदा। इंक्रीज इन द रिटायरमेंट एज, आप रिटायर कम कर रहे हो। पहले 60 ईयर्स पे आप रिटायर करते थे, अब आप 65 पे रिटायर कर रहे हो। तो ये जो 61, 62, 63, 64 और 65 ईयर्स के एजेड लोग हैं वो भी काम करेंगे। पहले तो वो काम नहीं कर रहे थे, लेकिन अगर वो 10-10 यूनिट भी बना रहे हैं तो मुल्क में इकोनॉमिक ग्रोथ तो हो रही है ना। तो गेम ये है। आगे बढ़ते हैं। हाउ इज द पैटर्न ऑफ एम्प्लॉयमेंट लाइकली टू चेंज व्हेन अ कंट्री बिकम्स मोर डेवलप? सही है। जैसे जैसे आपका मुल्क डेवलप होगा तो आपके मुल्क में एम्प्लॉयमेंट पैटर्न किस तरीके से चेंज होगा? फ्रॉम रूरल टू अर्बन एम्प्लॉयमेंट। गलत या सही? सही। सही है। तो आप शहर में आओगे, सही है, आप गांव छोड़ के शहर में आओगे तो मेरे हिसाब से 22 का ए सही है। सही है। फ्रॉम स्किल्ड एम्प्लॉयमेंट टू प्राइमरी एम्प्लॉयमेंट, नहीं, गलत। आप प्राइमरी सेक्टर पे क्यों आओगे? फ्रॉम टेक्निकल एम्प्लॉयमेंट टू मैनुअल एम्प्लॉयमेंट, अगेन गलत। फ्रॉम टर्शरी एम्प्लॉयमेंट टू सेकेंडरी एम्प्लॉयमेंट, अगेन गलत। जैसे जैसे आप डेवलप्ड होते हो आप प्राइमरी से सेकेंडरी और सेकेंडरी से टर्शरी सेक्टर पे मूव करते हो। सही है। 23, which item is least likely to be included in CPI? Least likely. Okay, okay. ऑप्शंस को गौर से देखें, दिस हैज अ वेरी इंटरेस्टिंग एस्पेक्ट टू इट। सही है। बहुत आसान है। जो भी चीज आप खरीदोगे वो सीपीआई में आएगा। रूल ये है। क्या आप डोमेस्टिक कुकिंग ऑयल खरीदोगे? यस, आप खरीदोगे। क्या आप होममेड क्लोथ खरीदोगे? भाई घर के बनाए हुए कपड़े क्यों खरीदोगे? भाई घर पे बने तो आप खरीदोगे नहीं, तो ये नहीं इंक्लूड होगा। क्या आप दूध खरीदोगे? यस। क्या आप पर्सनल मोबाइल मतलब मेरा खुद का मोबाइल मैं खरीदूंगा? यस। तो ये सारे ऑप्शंस हैं। बी इज इन करेक्ट। आगे भी बात समझ में। 24, the table shows the statistics of 4 countries according to the data provided which has the lowest standard of living। तो देखते हैं जीडीपी पर हेड से, जिसका जीडीपी पर हेड सबसे कम है। अब ये देखें, 2 मुल्कों का कम है, ए और बी। लाइफ एक्सपेक्टेंसी जिसकी कम है, एवरेज ईयर ऑफ स्कूलिंग जिसकी कम है, तो ऑटोमेटिकली ए आपके पास आंसर आ गया। सही है। 25, the economic development in country X has progressed at a greater rate than country Y। X में डेवलपमेंट ज्यादा है Y के मुकाबले। What is the most likely explanation? अच्छा, मेरे ख्याल से ये हमने लास्ट उसमें क्या था। सही है। इस तरीके का एक क्वेश्चन था कि why is Y more developed? X has a higher level of spending in education। गलत। अगर X की ज्यादा स्पेंडिंग होती, ओके ओके ओके, मैं गलत पढ़ा है, मैंने गलत पढ़ा है। मैं कंट्री एक्स हैज प्रोग्रेस्ड एट अ ग्रेटर रेट, यानी एक्स ज्यादा डेवलप हुआ है। क्यों? क्योंकि एक्स में ज्यादा लेवल ऑफ स्पेंडिंग हो रही है एजुकेशन पे। दैट इज वन रीजन विच इज परफेक्टली ओके, एंड दैट इज वन ऑफ द रीजन। सही है। जिस मुल्क में ज्यादा स्पेंडिंग होगी एजुकेशन पे वो मुल्क तरक्की करेगा। गवर्नमेंट जिस पे स्पेंड करे, हाँ, एजुकेशन पे। आप लोग इंटर ए लेवल्स, ओ लेवल्स कर रहे हो, वो नहीं। सही है। तो ए इज द राइट आंसर। सही। 26, a rise in which factor would cause an increase in the population growth rate of a country? अगर बर्थ रेट बढ़ेगी तो पॉपुलेशन ग्रोथ रेट बढ़ेगी। यस। अगर डेथ रेट बढ़ेगी तो पॉपुलेशन कम होगी। इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट, बच्चा मरेगा तो पॉपुलेशन कम हो जाएगी। नेट इमिग्रेशन, ई वाली, अगर बढ़ेगी लोग बाहर चले जाएंगे। देयरफॉर ए इज द राइट आंसर। 27, the diagram shows the market for imported goods with equilibrium point X. These countries impose a tariff on this good. Okay? अब टैरिफ लगाएंगे तो हमारी सप्लाई क्या हो जाएगी भाई? इनवर्ट शिफ्ट हो जाएगी। डिमांड को क्या होगा?
डिमांड को कुछ भी नहीं होगा। सही है। देयरफॉर द न्यू इक्विलिब्रियम विल बी एट पॉइंट बी। सही है। टैरिफ की वजह से सप्लाई शिफ्ट होता है। सिर्फ इसमें कंफ्यूज क्या किया है आपको, एक अजीब सा सप्लाई कर्व बिल्कुल इलास्टिक बनाया हुआ, डिमांड कर्व को इन इलास्टिक। द डायग्राम शोज द मार्केट फॉर चाइनीज युआन प्राइस्ड इन यूएस डॉलर्स। सही है? तो इन टर्म्स ऑफ डॉलर, अब ये बड़ा इंपॉर्टेंट है। सही है, मैं आपको बताता हूँ इसका मतलब क्या है। पहले डिमांड ये थी 10, अब क्या हो गई 9। तो इसका मतलब क्या हुआ, पहले $1 वॉज इक्वल टू 10 युआन्स, अब $1 इज इक्वल टू 9 युआन्स। तो भाई डॉलर क्या हुआ है, डॉलर वीक हो गया है, और युआन क्या हो गया भाई, युआन स्ट्रांग हो गया है। सही, ये मतलब है इसका। What would have caused the change in demand for yuan from D1 to D2? सही है। डिमांड ऑफ युआन को क्या हुआ होगा। सही है। अब सबसे पहले तो आपने ये समझना है कि आपकी करेंसी क्या हुई है भाई, आपकी करेंसी स्ट्रांग हुई है। सही है। करेंसी स्ट्रांग है। लेट्स लुक एट द ऑप्शंस। अ डिक्रीज इन फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट्स इन चाइना। तो अगर चाइना में अच्छा, इसको बिल्कुल बेसिक करके समझते हैं, ये सारी चीजें इग्नोर करते हैं, हम अपने कलमे पे आ जाते हैं जो हमारा कलमा था। अगर पैसा आवत है, इनफ्लोज विल अफेक्ट डिमांड, आउटफ्लोज विल अफेक्ट सप्लाई। तो डिमांड कम हुई है, इसका मतलब क्या है, इनफ्लो कम हो गया, डिमांड कम हो गया। आप ये यूं समझे, ये मैंने थोड़ा सा टेक्निकल कर दिया आप लोग को समझाने के लिए, लेकिन उस तरीके से ये एमसीक्यू हो नहीं रहा। तो अगर मेरे मुल्क में एफडीआई कम होगी तो इनफ्लो कम होगा, इनफ्लो कम होगा तो डिमांड कम हो जाएगी। देयरफॉर ए इज द राइट आंसर। अ डिक्रीज इन द लेवल ऑफ टेरिफ, टेरिफ अगर कम होगा, सही है, टेरिफ कम होगा तो इंपोर्ट्स बढ़ जाएगी, इंपोर्ट्स बढ़ेगी, आउटफ्लो बढ़ेगा, आउटफ्लो बढ़ेगा, सप्लाई बढ़ेगी। तो सप्लाई तो शिफ्ट ही नहीं रही है। सही है। तो इस तरीके से अगर हम देखें तो ए इज द राइट आंसर। आगे, इंक्रीज इन द बाइंग ऑफ युआन। सही है। बाय करेंगे तो डिमांड बढ़ेगी, विच इज नॉट हैपनिंग, डिमांड तो कम हो रही है। एन इंक्रीज इन द चाइनीज रेट ऑफ इंटरेस्ट, अगर चाइना का रेट ऑफ इंटरेस्ट बढ़ेगा तो हॉट मनी इनफ्लो बढ़ जाएगी। अब हॉट मनी इनफ्लो बढ़ेगी तो डिमांड बढ़ जाएगी, लेकिन इस कॉन्सेप्ट में डिमांड क्या हो रही है भाई, कम हो रही है। ओके, एक और एक्सचेंज रेट। द टेबल shows the average exchange rate UK pound to the dollar, that is कितना डॉलर कैन बी बॉट बाय 1 पाउंड। तो एक एक पाउंड 1.6, 1.5, 1.3, 1.2 डॉलर्स खरीद सकता है। वॉट इज द लाइकली इफेक्ट ऑफ दिस चेंज इन द यूके इकोनॉमी। पहले तो देखें कि आपका एक्सचेंज रेट क्या हो रहा है यूके के मुकाबले में। सही है। यूके इज गेटिंग वीक। पहले एक 1.6 के बराबर था, 1.5 के, 1.35 के, 1.25 के। योर करेंसी इज गेटिंग वीक। और जब भी करेंसी वीक होती है, हमने क्या पढ़ा है, देयर विल ऑलवेज बी इन्फ्लेशन। सही है। विल देयर बी अ डिक्रीज इन इन्फ्लेशन, गलत, देयर बी एन इंक्रीज इन इन्फ्लेशन। जब भी करेंसी वीक होती है, करंट अकाउंट इंप्रूव हो जाता है। डिक्रीज इन द करंट अकाउंट डेफिसिट, यस, यस, दिस शुड बी द राइट आंसर। क्योंकि आपकी एक्सपोर्ट्स क्या हो जाएंगी भाई, आपकी एक्सपोर्ट्स हो जाएंगी चीप, आपकी एक्सपोर्ट्स हो जाएंगी चीप। सही है। एक्सपोर्ट्स हो गई चीप, आप ज्यादा एक्सपोर्ट करोगे, करंट अकाउंट डेफिसिट डिक्रीज हो जाएगा। मूविंग ऑन टू द लास्ट एमसीक्यू, द टेबल शोज द components of Japan's current account in trillion. Which balance improved between year one and year two? सही है। कौन सा इंप्रूव हुआ है।
बैलेंस ऑफ गुड्स यहाँ पे फर्दर आपके मुल्क में कम हुआ है, सही है, तो ये तो आंसर नहीं हो सकता। यहां पे भी फर्दर वर्स हुआ है, ये भी नहीं हो सकता, सही है। यहां पे भी पैसा कम आ रहा है, पहले 14 आ रहा था अब 13 आ रहा है, ये भी नहीं हो सकता। 11.1 है, सॉरी 1.11 है, 1.02 हो गया। नाउ दिस हैज इम्प्रूव। पहले हमारे मुल्क में 1.11 बाहर जा रहा था, अब हमारे मुल्क में 1.02 बाहर जा रहा है, तो दिस इज इम्प्रूवमेंट, सही है। तो इसका आंसर होगा बैलेंस ऑन द सेकेंडरी इनकम विच इज सी। सो दैट इज इट। ये हमने 30 एमसीक्यू कर लिए, मैंने निपटा लिया आपको समझाने के साथ 40 मिनट में। जब तक आप खुद से सॉल्व नहीं करोगे आप फायदा नहीं उठा सकते। सॉल्व इस तरीके से नहीं करना, या तो सॉल्व करो प्रिंट करके, जिस तरीके से मैंने इतनी ख्वारी की है, हर चीज को लिख लिख के हाइलाइटर से हाईलाइट करके ग्राफ बना बना के, ये एक तरीका है। या दूसरा तरीका, प्रिंट नहीं कर सकते, मोबाइल पे देख रहे हो, मोबाइल पे देख रहे हो तो आप अपने पास आंसर्स लिखो, सही है। मुझे, अब हमारी आखिरी क्लास होगी कल, सही है, उसमें मैं एक और पेपर कराऊंगा। तब तक आप अपना ख्याल रखें, प्रैक्टिस करते रहें। चलें जी, अल्लाह हाफिज।